आदाब नाजरीन, खबर दोपहर के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर के हैदरपुरा एनकाउंटर की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। एडीएम रैंक के अफसर के जरिए तहकीकात की जाएगी। तहकीकात के बाद हुकूमत मुनासिब कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि इंतजामिया मासूम शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा करती है, कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वाज़ेह हो कि हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए अल्ताफ अहमद और डॉक्टर मुदस्सिर गुल के अहल खाना ने देर रात प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया था, जिसके बाद पुलिस ने एहतजाज के मकाम से अहल खाना को हटा दिया था। तो आपको बता दें कि हैदरपुरा श्रीनगर में एनकाउंटर हुआ और उसमें अल्ताफ और डॉक्टर गुल की हलाकत हुई और इस हवाले से अहल खाना जो है एहतजाज कर रहे हैं। लगातार उनकी मांग है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए और उनके जो अपने इस एनकाउंटर में मारे गए हैं उनकी बॉडी जो है वापस दे दी जाए ताकि उनकी तदफीन जो है सही से की जाए। इस हवाले से चार जानिब से सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाम तर जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां भी इस एनकाउंटर के हवाले से बयान दे रही हैं कि यहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है और एलजी इंतजामिया को चाहिए कि साफ व शफाफ इस मामले में जांच होनी चाहिए। अल्ताफ अहमद और डॉक्टर मुदस्सिर गुल के अहल खाना देर रात प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने एहतजाज के मकाम से अहल खाना को हटा दिया है। आपको बता दें अल्ताफ अहमद, डॉक्टर मुदस्सिर गुल और यहाँ तक कि आमिर के वालिद भी जो है पुलिस को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो वर्जन दिया है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, उसको चैलेंज करते हुए कहा गया है कि ये तमाम तर बातें, स्टेटमेंट्स गलत है और इस मामले पर पूरी जांच होनी चाहिए, सही जांच होनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। तमाम तर बातें सामने आनी चाहिए। और अब बात करते हैं शरद पवार के खुले चैलेंज की। शरद पवार ने अनिल देशमुख मामले पर बीजेपी पर हमला किया है। शरद पवार ने कहा कि देशमुख जितने वक्त जेल में गुजार रहे हैं, एक एक घंटे की कीमत आज न कल वसूल की जाएगी। शरद पवार का मजीद कहना है कि इंतकाम की सियासत का दौर चल रहा है। पवार ने कहा कि इख्तिदार का इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। पवार ने अनिल देशमुख पर इल्जामात लगाने वाले साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की भी नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि इल्जाम लगाकर वो फरार हो गए हैं। बार बार समन जारी किए जाने के बावजूद वो हाजिर नहीं हो रहे हैं और अनिल देशमुख जेल में है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत इख्तिदार का गलत इस्तेमाल कर रही है। जांच एजेंसियों, ईडी और सीबीआई समेत दीगर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं शिवसेना लीडर संजय राउत ने शरद पवार के बयान की तायद किया। ये सुनते हैं। सबको हिसाब चुकाना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे लोगों को राजनीतिक बदले की भावना से गलत इल्ज़ाम लगा के, गलत एविडेंस बना के या तो जेल भेजा जाता है या केंद्रीय जांच एजेंसी टॉर्चर कर रही है, उसमें से हम भी गए हैं। लेकिन हमने ये कहा कि हम डरने वाले नहीं। सबको पूरा हिसाब चुकाना पड़ेगा। पवार साहब ने जो कहा है उसको मैं एंडोर्स करता हूँ। क्या गलत क्या सही उस बारे में देश में सबसे ज़्यादा जानने वाले पवार साहब हैं। पवार साहब कभी भी गलत बात नहीं करते, ये आपने देखा होगा। और पवार साहब जब बात करते हैं उनके ऊपर लोग विश्वास भी रखते हैं। ये किसी को चैलेंज नहीं होता है। अगर कोई सच बात है, अन्याय के खिलाफ बात उठाना, ये किसी प्रधानमंत्री के ऊपर चैलेंज नहीं। लेकिन सच अगर पवार साहब ने कहा है, सत्य कहा है, तो लोग ये बात अब धीरे धीरे उसके बारे में सोचेंगे और बोलेंगे। वहीं इस मामले पर बीजेपी लीडर राम कदम का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री
अब वर्तमान में जेल के सलाखों के पीछे है। दुर्भाग्य से जिस प्रकार की वसूली कांड की बातें सामने आई, क्या इस प्रकार की वसूली का समर्थन हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। और यह वसूली क्या केवल मात्र पूर्व गृह मंत्री और शिवसेना के अन्य मंत्री, क्या इन दोनों तक ही सीमित हो सकती है? स्वाभाविक रूप से यह वसूली के तार अन्य नेता, उनके आका तक भी पहुंच सकते हैं। राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार जी जांच पर तथा न्यायपालिका पर विश्वास जताते, पर खैर वे आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष की राजनीति में उलझ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार करके स्वयं जवाब देती कि उनके डीजी कहां है, जब महाराष्ट्र की सरकार अपने एक डीजी जैसे ओहदे के अफसर पर ध्यान नहीं रख सकती, वे कहां हैं ये नहीं बता सकती, तो क्या इस सरकार के हाथ में महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता सुरक्षित है? यह भी अपने आप में सवाल है। बेहतर होता कि राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार जी न्यायपालिका पर विश्वास जताते और आरोप प्रत्यारोप की कटाक्ष की राजनीति न करते। एनसीपी तर्जुमान डॉक्टर पवन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। खैर मकदम है आपका डॉक्टर पवन पांडे साहब, आपसे जरूर इस मामले पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रुख करते हैं। पहला हम काम ये कर रहे हैं कि सीवर ट्रीटमेंट के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर अब काम कर रहे हैं। सीवर ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हैं? 3 चीज़ें कर रहे हैं। एक, नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, जैसे कोरोनेशन प्लांट बन रहा है, ओखला ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, कोंडली ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, रिठाला ट्रीटमेंट प्लांट, ये तो नए बन रहे हैं। एक तो नए खूब सारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तीसरा, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं इनमें मोस्टली प्लांट्स पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से इन प्लांट्स में सीवर ट्रीटमेंट होने के बाद भी पानी गंदा रहता है। फिर क्या फ़ायदा हुआ? तो इनकी टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं पुरानी ट्रीटमेंट प्लांट्स की, और इस तरह से कर रहे हैं कि अब जो सीवर ट्रीट होके जो निकले उसमें से आउटपुट वो साफ होना चाहिए। 10/10 की सफाई, 10/10 एक टेक्निकल शब्द है कि 10/10 की सफाई अच्छी मानी जाती है, कि 10/10 कम से कम 10/10 प्योरिटी का होना चाहिए पानी जो निकले सीवर का साफ होके। तो ये 3 चीज़ें सीवर ट्रीटमेंट में कर रहे हैं। नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्लांट्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और एग्जिस्टिंग प्लांट्स में जो आउटपुट निकल रहा है उसको और ज़्यादा शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, दिल्ली में से बहुत सारे गंदे नाले बहते हैं। ये सारे गंदे नाले जो हैं, एक तो अपनी दिल्ली को गंदा करते हैं। कितना गंदा लगता है जब आप सड़क पे चल रहे हो और बगल में गंदा नाला बह रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है, और फिर ये गंदे नाले जाके यमुना में गिर जाते हैं। तो 4 गंदे नाले जो हैं इनका हम इन सीटू वहीं पे एक अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहीं पे पूरे नाले की सफाई एज इट इज़, वहीं पे पानी को कहीं ले जाना नहीं पड़ेगा, उसकी सफाई कर रहे हैं। कुछ वाटर पोल्यूशन के हवाले से सीएम केजरीवाल मीडिया से खिताब कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त अली दारूवाला साहब बीजेपी लीडर भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका अली साहब, आपसे ही सबसे पहले ये सवाल करते हैं कि जब एक कदावर लीडर, टॉप लीडरशिप में से एक जो मुल्क की टॉप लीडरशिप है, शरद पवार जब इस तरह का बयान देते हैं और कहते हैं कि 1-1 घंटे का हिसाब लिया जाएगा, बीजेपी के बारे में इस तरह की बात कहते हैं, तो क्या बीजेपी इस चीज को किस तरह से देखती है और एक चुनौती के तौर पर लेने के लिए तैयार है? माननीय शरद पवार जी ने जो स्टेटमेंट किया है, तुम कितने भी छापे मार लो हम डरेंगे नहीं, 1-1 घंटे का हम हिसाब लेंगे। एक जो अधिकारी के रूप में जो जिसको सब लोग मान सम्मान से देखते हैं, जब वो ये स्टेटमेंट करता है कि हम हिसाब ले लेंगे, तो एक बात मैं जानना चाहता हूँ मुनव्वर, और आपसे भी ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स है जो ये स्टेटमेंट को पढ़ रहे,
जो सरकार को, जो स्टैच्यूरी इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप जब चुनौती देते हो, हम आपसे हिसाब ले लेंगे, तो ये क्या मैसेज भेजता है? ये तो बस ये मीडिया ने ही इसका ट्रायल लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। डॉक्टर पवन पांडे साहब, ये जिस तरह की चुनौती शरद पवार ने बीजेपी को दी है, अली दारूवाला साहब पूछ रहे हैं कि कैसा पैगाम इससे मुल्क के अवाम को दिया जा रहा है? नहीं, बहुत जिम्मेवारी से मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी सरकार, क्या केंद्र की सरकार केवल और केवल मतलब अपने विपक्षियों को केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा लेके, शासन के अपने प्रशासन का सहारा लेकर केवल डराएगी, धमकाएगी, जेल भेजने का काम करेगी, उन पर यूएपी एक्ट लगाएगी, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करेगी और हम लोग चुप रहे, हम लोग कुछ नहीं बोले, हम लोग सिर्फ आपके जुल्म को सहें? यही आप चाहते हैं? यही लोकतंत्र है हमारा? यही हमारे महान लोकतंत्र की परिभाषा है? इसका जवाब पहले आपको देना चाहिए। अली दारूवाला साहब, आप बहुत आराम से कह दिया आपने कि पदाधिकारियों को डराने के लिए या उनसे इस तरह की बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप इस चीज को समझिए कि जहां भी आपकी सरकार नहीं होती है वहां पे आप लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, नेताओं को बदनाम करने की, पार्टियों को बदनाम करने की, सरकार को अस्थिर करने की, सरकार को गिराने की। आप हर वो मुमकिन प्रयास करने में आप लोग लगे रहते हैं। आप लोग विपक्ष की वहां भूमिका नहीं निभाते हैं, सकारात्मक कोई पहल नहीं करते हैं, सरकार को चलने नहीं देना चाहते हैं। तो आपकी मंशा गड़बड़ है और आप दूसरों पर बात थोपने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रकरण को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? आप लोग हर मौके में सरकार को गिराने की, सरकार को बदनाम करने की साजिश करते रहते हैं, लगे रहते हैं आप लोग, और कोई भी मौका में आप लोग सफल नहीं होते। हमारे आदरणीय नेता ने क्या कहा कि हम लोग जनता के बीच जाके आपको नहीं आने देंगे महाराष्ट्र में सरकार में, आपको रोकेंगे, आपको हर जगह हम लोग विरोध करेंगे, ये कहा है। इस पर तो आप लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। हम लोग हर तरीके से, हर जगह आपकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे, यही हमारा कहना है। आपसे हम लोग डरेंगे नहीं, आप जितना भी डराने का प्रयास कर लो, आपसे नहीं डरेंगे। अली दारूवाला साहब, क्या है ऐसा हुकूमत की लीडरशिप में, महाहुकूमत के मिनिस्टर्स में कि ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी सरकार जो है या फिर जांच एजेंसियां जो है पूरा फोकस वहीं लगाए हुए हैं? मैडम, हाँ, आज का जो हमारा डिबेट है ये मुझे मालूम है बहुत छोटा वक्त है हमारे पास। मैं इसके ऊपर, उसी के ऊपर बात करूंगा जो माननीय शरद पवार जी ने स्टेटमेंट कहा है। उन्होंने एक बात कहा है जो सारे जनता के सामने आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस उनको आके रिपोर्ट करता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसा अनिल देशमुख जी को मालूम पड़ता है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ने जाके उनको मिला है, तो वो जाके शरद पवार साहब को मिलते हैं। मुझे एक बात कहो, उनके पास ऐसा कौन सा संवैधानिक स्थान है जिसे लोग जाके सीएम को नहीं, उनको रिपोर्ट करते? जब मंत्री पद का शपथ लिया जाता है उसमें गोपनीयता की शपथ ली जाती है, उसके अंदर जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं वो आप चाहे तो आप सिर्फ सीएम को रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये जो सेकंड हाउस ऑफ पावर है जो शरद पवार जी चला रहे हैं, तो ये क्या ये लीगल है? सीएम आपको रिपोर्ट नहीं करता, आपको डायरेक्ट मिनिस्टर आके घर पे रिपोर्ट करता है, आपको कमिश्नर ऑफ पुलिस रिपोर्ट करता है, क्या ये जायज है? सब में पहले। दूसरी बात, इन्होंने कहा ये जो केंद्र, ये जो बीजेपी के खिलाफ ये एक जंग खड़ा कर रहे, आपको पता है उन्होंने उनके स्टेटमेंट में क्या कहा? ये जो फ्रंट ओपन कर रहे इसका नेतृत्व ममता बनर्जी करेंगी। तो ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो सरकार स्थापना हो रही है वो किस किस्म की सरकार, कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ वो हम सब लोग ने देखा। पवन पांडे जी, आपके नेता ने ऑन रिकॉर्ड कहा है वी विल ओपन अ थर्ड फ्रंट विद ममता बनर्जी एज आवर लीडर। तो इसके बारे में आप स्पष्टीकरण देंगे, देश को बताएंगे क्या आप ममता बनर्जी को प्रमोट कर रहे हो? पॉइंट नंबर 1 अभी रहा अनिल देशमुख का, अपन यहाँ से इधर डाइवर्ट नहीं करेंगे। अनिल देशमुख जी को जो अरेस्ट हुआ है वो परमबीर सिंह के स्टेटमेंट पे नहीं हुआ है, वो प्रोटेक्शन फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत उन्हें अरेस्ट हुआ है। जो 4.5 करोड़ की शेल कंपनी का जो उन्होंने हवाला दिया था, जो मनी दिल्ली से उनके बेटे के कंपनी में जो ट्रांसफर हुआ था, उसके ऊपर अरेस्ट है। आप लोगों को, जनता को गुमराह कर रहे हो, बोले परमबीर सिंह कहाँ है। परमबीर सिंह कहाँ है ये शायद आप लोग को ही मालूम रहेगा, क्योंकि जब वो अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करके खींच के लेके जा रहा था, तो जब आपके लोग ताली बजा रहे थे,
सचिन वाजे जिसको आप लोग ने फ्रंटमैन बनाया था, वो तो सस्पेंड थे 7 साल, उनको गवर्नमेंट में अनिल देशमुख जी, उद्धव जी के कहने पर ही लाया था। तो ये सब चीजों का आपने जवाब देना है, आपने हमको नहीं पूछना है। जो सेंट्रल एजेंसी जो काम कर रही वो कोर्ट के ऑर्डर्स पे काम कर रही, तो आप ये कहना चाहते हो हम कोर्ट को नहीं मानते, हम सेंट्रल एजेंसीज की मान सम्मान आदर नहीं करते। जो हुआ है वहां पर कुछ ना कुछ मिला है। 4.5 करोड़ का लिंक ट्रेल आप प्लीज लोगों को समझाएंगे और लोगों को गुमराह करना बंद करो। डॉक्टर पवन पांडे साहब, बात तो यहाँ पर ये उठती है कि अगर तमाम तर एजेंसियां जो महाविकास अघाड़ी के मिनिस्टर्स है, लीडर्स है, उनको किसी ना किसी केस में इन्वॉल्व पाया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उनको मिल रहा होगा, कोई ना कोई एविडेंस, कोई ना कोई पॉइंट है जिसकी वजह से लिंक हो रहा है। यूं तो नहीं है कि सारी एजेंसियां बिना मतलब ही तमाम तर लीडर्स को किसी केस में लाएंगे, कुछ तो जरूर बात होगी। देखिए, अब तो आरोप आप किसी पे भी लगा सकते हैं। हमारे देश में ये अब राजनीति में एक आम बात हो गई है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, ये आराम से किसी भी, और वैसे ही राज्य में देखिएगा आप, टारगेट होता है जहां पे इनकी सरकार चली जाती है, इनकी सरकार नहीं होती है। इन्होंने 2-3 जो प्रश्न किए मैं उनका जवाब देता हूं। पहला प्रश्न इन्होंने किया कि ममता बनर्जी के लीडरशिप में हम लोग जाएंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि हम लोग क्या, लेकिन क्या हम लोग को एकजुट नहीं होना चाहिए इनके खिलाफ में? क्या हम लोग सभी शक्तियों को एक साथ नहीं आना चाहिए? आखिर इनको तकलीफ क्या है? हम लोग अगर सब विपक्ष को एक कर रहे हैं, हमारे नेता एक कर रहे हैं, तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? ये इनका जवाब है। लेकिन अगर अलायंसेस बना रही है पॉलिटिकल पार्टियां, दारूवाला साहब, उसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे भारत सरकार अलायंसेस तो बीजेपी बनाती है दूसरे पार्टीज के साथ, अगर दूसरे ऑपोजिशन पार्टियां भी आपस में अलायंस कर रही हैं तो उसमें मुश्किल क्या है? मैम मैं आपको बताता हूँ, मुश्किल कुछ नहीं, हम उसका स्वागत करते हैं मैम। पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी ने जो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को लाकर जो ब्लॉक वोटिंग मुसलमानों से उनको गुमराह करके कराया, वो प्रूवन है। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी वो इट इज सब जुडिस मैटर है मैम, जिसका अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया। मगर माननीय शरद पवार साहब ने ऑलरेडी अनिल देशमुख जी को क्लीन चिट दे दिया। तो मैं बोल रहा हूँ जुडिशरी बंद कर दो, राष्ट्रवादी के ऑफिस के अंदर कोर्ट खोल दो, वहां पे क्लीन चिट मिलेगा, वहां पे मुकदमे चलेंगे। ये सारा आप और मैं कोर्ट में क्यों जाते हो? लेकिन अली दारूवाला साहब, यहाँ पर ये बात भी तो उठती है कि अगर करप्शन हो रहा है, स्कैम्स हो रहे हैं और महाराष्ट्र में इन तमाम तर मामलों को लेकर के छानबीन हो रही है, लेकिन ये सारी रेड्स जो है ये सिर्फ महाविकास अघाड़ी लीडरों, मिनिस्टर्स के यहाँ ही क्यों ये रेड्स पड़ रही हैं? क्योंकि ये सवाल उठाया जा रहा है कि किसी भी बीजेपी कारकुन, किसी भी बीजेपी लीडर के यहाँ इस तरह की रेड क्यों नहीं? करेक्ट, मुन्ना साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इन्हीं के स्टेटमेंट में, मैं इनके स्टेटमेंट के बारे में बात करूंगा, बाहर जाके बात नहीं करूंगा। इन्होंने कहा अजीत पवार, एकनाथ खड़से, माननीय वो अनिल परब, संजय राउत, इनके ऊपर रेड्स हो रहे हैं। मैम, एकनाथ खड़से सिटिंग मिनिस्टर फॉर भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकाल में उन्हें निलंबित किया गया। वो कौन से पार्टी के थे? अभी 5 महीना पहले आपके पार्टी में आए। वो बीजेपी में रहते, उन्होंने गलत काम किया, उन्हें निलंबित किया, उनके ऊपर एक्शन लिया गया, उनके सन इन लॉ को अरेस्ट हो गया। तो ये कहना गलत होगा मुनज़्ज़म मैम, क्या इसमें बीजेपी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुई? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो शुगर फैक्ट्रीज के अंदर मिस अप्रोप्रिएशन, जो साकर कारखाने के ऊपर, जो जरांडेश्वर के ऊपर, जो अजीत पवार जी के ऊपर इंक्वायरी हुई, उसके अंदर जो शुगर फैक्ट्रीज भाजपा चलाती है उसके ऊपर भी एक्शन हुआ मैम। तो ये जो जनता को गुमराह करते हैं ना, सिर्फ हमारे लोग जेल में जा रहे मैम, इन्हीं के लोग तो गुनाह कर रहे हैं, इन्हीं के लोगों के पास पैसा मिल रहा है। तो इतना बड़ा जब इनके पास डॉक्टर पवन पांडे साहब ये बताएं कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जिनको लेकर के बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है और कई दूसरे स्कैम्स में भी नाम आता है, तो ये एक बहुत बड़ा इल्जाम ही नहीं, इसको कहेंगे कि एक बहुत बड़ा जो स्कैनर में आ जाता है एनसीपी की पूरी इमेज। तो कहीं ना कहीं ये गौर करने वाली बात तो है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर बोल रही है इस तरह की प्रॉपर्टीज है और कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रही है, तो वहां पर सोचने वाली बात तो है कि ये सारी कार्रवाई सिर्फ इंतकामी लिहाज से नहीं हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने अगर ध्यान दी होगी, जब मैं गठबंधन की बात कर रहा था तो बीजेपी के प्रवक्ता ने फट से पाकिस्तान का नाम ले लिया। सबसे बड़ी बात यह है
कि इन लोग पूरे देश में जो है अभी इन लोग ये दूध के धुए हुए मतलब राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं लोग और इनका संगठन है। बाकी जितने लोग भी हैं, अगर हम लोग गठबंधन बनाएंगे तो हम लोग पाकिस्तान का फेवर करेंगे, है ना। अब आ जाइए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया, अरे जो चीज होंगी वो सबके सामने आ जाएगी, लेकिन राजनीतिक भावना से दुर्भावना से ग्रसित होकर जो काम होता है, ये महान लोकतंत्र में हम लोग सब जनता सब समझती है, लोग समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी को बेवकूफ बना रहे हैं और लोग नहीं समझ रहे हैं। हम लोग आपकी बेचैनी को समझते हैं। अभी उपचुनाव में आपको करारा हार मिला है बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर। आपने अचानक, पहले आप बोल रहे थे कि डीजल पेट्रोल के दाम कम नहीं होंगे, अचानक जैसे ही आपको हार मिली आपने रेट कम कर दिया। आपको पता है कि अब जो है अब इलेक्शन फिर सामने आ रहे हैं, कई राज्यों में इलेक्शन है, तो आपको पार्टियों के विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को टारगेट करना है, उनको बदनाम करना है, जनता के बीच में ये दिखाना है कि नहीं सबसे अच्छे लोग हम हैं, बाकी सारे लोग गलत है। लेकिन आप प्रमाणित नहीं कर पाते हैं, आप केवल जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। अभी पूर्व कमिश्नर मुंबई का आपने नाम लिया, आपने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार उनको क्यों नहीं खोज पा रही। बड़ी अच्छी बात है, केंद्र की सरकार उनको क्यों नहीं खोज पा रही है, इसका जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? जब सारी शक्तियां आपके पास है तो आप क्यों नहीं खोज पा रहे हैं? एक राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अगर नहीं खोज पा रहा तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार क्यों नहीं खोज पा रही है इनको? ये बात आप क्यों नहीं बता रहे हैं? लेकिन आप ये बात नहीं बताएंगे, आप कहेंगे कि अली दारूवाला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। दूसरी बात, आप कहते हैं कि पांडे जी एक सेकंड, आप आपके खुद के जाल में झूठ में आप फंसते जा रहे हो। परमवीर सिंह आपके कमिश्नर बॉम्बे से फरार हुए, वो देखने का काम आपका था, मगर यहाँ पर हर काम केंद्र ने करना है। पेट्रोल का रेट केंद्र ने कम करना है, वैक्सीनेशन का अनुदान केंद्र ने देना है, जीएसटी का परतावा केंद्र ने देना है। आपने महाराष्ट्र में क्या पकोड़े बनाना है क्या? आपको पकोड़े बनाने के लिए लाए क्या हमने? मैडम इतनी शर्म की बात है जी। इनके राजस्थान में, पंजाब में, जहां जहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट है वहां पर उन्होंने कल वैट 7 से 10 रुपए कम किया। हमारे राज्य में जहाँ पे महाराष्ट्र में ये इनकी सरकार है, जहाँ पे ये सारे कांड हो रहे हैं मैम, इन्होंने कहा है कि हम लोग वैट कम नहीं कर सकते। महाराष्ट्र की जनता, यहाँ पे 11 करोड़ लोग 10 रुपए पेट्रोल और 15 रुपए महंगा डीजल खरीदते मैम। अगर इन्हें महंगाई की बात करें, ये जो कह रहे उसी का जवाब दूंगा आज मैं, और कुछ नहीं कहूंगा। तो ये वैट कम क्यों नहीं करते? चलो वैट छोड़ दो, जो दुष्काल गिरा था आज से 5 साल पहले, उसका सेस ये अभी तक वसूल कर रहे हैं। जो दारूबंदी हो गई थी, जो अल्कोहल बैन हुआ था, उसका सेस ये अभी तक, जो इन्होंने कहा उसी के ऊपर मैं जवाब दूंगा मैम। पॉइंट नंबर 2, परमवीर सिंह इनके सीपी इनके राज्य से भाग के, उसका ढूंढने का काम हमारा है। जीएसटी मिलेगा तो हम इनको वापस रिबेट देंगे। जो छोटे छोटे राज्य है जिसका कोई अस्तित्व नहीं महाराष्ट्र के सामने, उन्होंने दिल बड़ा करके ऑलरेडी पेट्रोल डीजल पे इन्होंने रेट कम कर दिया। आप पेट्रोल डीजल की कीमतों की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर बहुत बड़ा सवाल वहां पर भी उठता है अली दारूवाला साहब। डॉक्टर पवन पांडे कई पॉइंट यहां पर अली दारूवाला साहब ने कहा कि क्या स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां नहीं होती है, क्या उन्हें वो महाराष्ट्र हुकूमत निभा पा रही है? नहीं, मैं पहले इनके जवाब देता हूं। इन्होंने पकौड़े की बात की, बड़ी अच्छी बात इन्होंने उठाई। आप इनसे पहले पूछिए कि बेरोजगार युवकों को, हमारे युवाओं को इन्होंने कौन सा रोजगार दिया था? 2 करोड़। हमारे गृह मंत्री ने, आज वर्तमान के गृह मंत्री ने क्या कहा था कि पकौड़े तलिए ये सबसे बड़ा रोजगार है। देखिए इनके मुंह से निकल गई। तो ये लोग इसी को रोजगार बनाते हैं, इसी को रोजगार देने का काम करते हैं, इसलिए इनके मुंह से सच्चाई निकल गई। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। जो इन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर जो है वो स्केप हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, वो निकल जाते हैं महाराष्ट्र से, तो मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं कि पूरे देश की जिम्मेवारी आज किसके पास है? महाराष्ट्र सहित पूरे देश की जिम्मेवारी आज किसके पास है? आपके पास सारी एजेंसियां, सारी शक्तियां हैं, और किसी एक राज्य पर आप ब्लेम करते हैं कि वो भाग के किया कहां, वो बताइए। ये आप नहीं बताएंगे। तीसरी बड़ी बात जो ये बार बार कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पर इन लोग क्यों नहीं कम करते हैं, क्यों नहीं कम करते हैं? पेट्रोल डीजल को बढ़ाया किसने? आज महाराष्ट्र की सरकार चल कैसे रही है? आपके शासन के समय में क्या हुआ? बिल्कुल, पेट्रोल डीजल और बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के हवाले से हालांकि स्टेट गवर्नमेंट
सेंट्रल गवर्नमेंट को इल्ज़ाम दे रही है और वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है। लेकिन इस वक्त का मुद्दा जो है सबसे बड़ा और ये कि जो कदावर लीडर शरद पवार इस तरह की चुनौती खुले में बीजेपी को दे रहे हैं, क्या उस चैलेंज को निभा पाएगी बीजेपी? डॉक्टर पवन पांडे साहब और अली दारूवाला साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आदाब।